हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दोस्तों नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हिंदू नव वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला जो ये वर्ष है इसमें आप सभी लोगों को आपका जो सपना है, लक्ष्य है, वो पूरा हो दोस्तों। लगातार कर्म करते रहिए दोस्तों। हर वेद पुराण में यही बोला गया है कि कर्म ही पूजा है। लगातार कर्म करेंगे, सेल्फ मोटिवेट रहेंगे और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे तो कोई भी गोल आपके लिए बहुत छोटा होगा लाइफ में। लगातार बस चलते रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ, उत्तराखंड के संदर्भ में मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, उसको गांठ बांध लीजिए। आपका किसी भी नौकरी में किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है। उत्तराखंड में जिस दिन तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करें, पूर्ण विराम ना दें। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप आराम करने की सोच सकते हैं। अन्यथा कितनी ही जगह भी आपका सिलेक्शन होता है, लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उत्तराखंड के संदर्भ में। बाकी दोस्तों, लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। पिछले कुछ एग्जाम हुए, पटवारी का एग्जाम हो गया, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम ने तो पूरा क्यों हिला डाला ना वाला सीन कर दिया था, रजनीकांत जी वाला। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ना सोचे। कनिष्ठ सहायक का जो पैटर्न था पूरा चेंज था। बट आने वाला जो एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का आपका, ये फिर से ओल्ड पैटर्न पे होगा। यानी कि इसमें फिर से 20 नंबर की सामान्य हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, इसके अलावा रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यानी कि पेपर पैटर्न सेम पुराना ही रहेगा, जैसा पटवारी लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, उसी लिहाज से आपने प्रिपेयर होना है। बाकी इस एग्जाम के लिए दोस्तों जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और 26 मार्च से ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। इस बार 11 प्रैक्टिस सेट है। एप्लीकेशन स्टोर पे अगर आप लगाना चाहते हैं, इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो इनरोल कर लीजिएगा। 26 तारीख से आपको डेली 5 अप्रैल तक ये 11 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे प्रतिदिन, ठीक है, सुबह। और बाकी ज़्यादा प्राइस का भी है, नॉमिनल प्राइस है 49 का। और बहुत ज़्यादा मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। आजकल मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं इसको बना रहा हूँ। तो आप लोग इसको इनरोल जरूर करना एग्जाम से पहले। मतलब वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, कोई भी क्रिकेटर होता है, नेट प्रैक्टिस करता है वो पिच में जाने से पहले 22 गज की। ऐसे 22 गज की पिच आपके लिए एग्जाम हॉल है और उसमें जाने से पहले आपको नेट प्रैक्टिस यानी कि कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे ही लगाओ, आप किसी अदर इंस्टीट्यूट के भी लगा सकते हैं। और आप जरूर प्रैक्टिस सेट लगा कर ही जाना और करंट अफेयर वगैरह करके जाना। हालांकि करंट अफेयर जो उत्तराखंड का है, जनवरी फरवरी, वो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर जनवरी फरवरी मिड मार्च तक का नेशनल इंटरनेशनल, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ एक वीडियो, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस का रिवीजन तो मैं करवा दूंगा। बाकी देखिए भाई, प्रैक्टिस सेट हम फिर से देखेंगे आज। 47 प्रैक्टिस सेट मैं आपको पहले दे चुका था, इसी पैटर्न पर है। जो नए लोग हैं वो पुराने 47 जो प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ तो जरूर देखें, एग्जाम से पहले बहुत हेल्प मिलती है। और आज जो है 48वां प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें वही पैटर्न रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के एंड 40 क्वेश्चन रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस एंड करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा नहीं, अभी टाइम लग जाता है यहाँ पे सॉल्व कराने में। बाकी क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे दोस्तों। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। थोड़ा आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं बहुत कम बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तभी देखिए, आप लोग जब ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा शेयर कीजिएगा ग्रुप में। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको इनरोल कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन पे इनरोल जब भी करते हैं एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आपको स्टोर दिखेगा, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। आज भी 100 प्रश्न होंगे, इसमें फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 प्रश्न है इसमें, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न इसमें जीएस करंट अफेयर के होंगे, 10 प्रश्न कंप्यूटर और रीजनिंग के होंगे एंड 40 क्वेश्चन यूके जीके के होंगे। और यही पैटर्न आपको जो प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं उसमें मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में मैंने इस बार कुछ नया किया है। 20 क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी, 40 क्वेश्चन का एक ही फोल्डर मिलेगा जिसमें जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, और 40 का आपका उत्तराखंड जीके और कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर और उत्तराखंड के आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन जो ज़्यादा बनाता है उसी से मैं बना रहा हूँ इस बार। पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं इस बार, आयोग को चेस कर रहा हूँ मैं, जो उसने कनिष्ठ सहायक में किया और आपका पटवारी लेखपाल और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में किया। तो उस पैटर्न को मैं चेस कर रहा हूँ और संभावित मैं वैसे बना रहा हूँ पूरे 11 के 11 फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस है।
ठीक है, थोड़ा आपको कठिन लग सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। कम स्कोर होगा ऐसा मत सोचना कि कम हो रहा है हमारा प्रैक्टिस सेटों में। अगर आप प्रैक्टिस सेट में 50, 55, 60 भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। और फॉरेस्ट गार्ड में काफ़ी वैकेंसीज हैं। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आती है दोस्तों, जेहन में अपनी पहली सफलता का मेरे को अनुभव होता है। पहली सफलता मेरी नहीं, मैंने तो बहुत से एग्जाम में सफलता अर्जित की है। बट फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम था दोस्तों, वहां पर देवभूमि का जो हमारा उसमें कोर्स चला था, या देवभूमि के जो भी उस समय इनिशिएटिव थे, वहां से लगभग 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था 2020 वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में। इसलिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, मैं भी इसमें चयनित था, मैंने इसमें फिजिकल नहीं दिया था। 68 नंबर मेरे थे उसमें, और 68 नंबर में ही मेरी 300 कुछ रैंक थी। 1200 की वैकेंसी उसमें थी 2016, 17, 18 वाले फॉर्म में, जिसका एग्जाम 20 में हुआ था। ऐसे इस वाले जो फॉरेस्ट गार्ड में, इसमें आई थिंक 900 के आसपास वैकेंसीज है आपकी। तो इसमें भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत ठीक ठाक स्कोर में आपका सिलेक्शन हो जाना है। बस गलतियों से बचना, ज़्यादा जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट ना करना। ठीक है, जितना आता है उतना कीजिए। कुछ आपको लगता है कि आपका टच एंड गो है तो उसको आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन को टच ना कीजिएगा। तो ये था भाई, इसीलिए फॉरेस्ट गार्ड में सबसे पहले हमारी इंस्टीट्यूशन से सिलेक्शन का। वैसे तो हमने जब चैनल शुरू किया था यूट्यूब का, तो मेरे को पहले सिलेक्शन का जो मैसेज आया था वो आपका मई 2018 में आया था। मई 2018 में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था। वहां पर हमारे 2-3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, फेसबुक में मैसेज आया था। उसके बाद फिर अक्टूबर कनिष्ठ सहायक में हुआ था बहुत लोगों का सिलेक्शन। और हमारा एक री एग्जाम हुआ था वीडियो का 2018, उसमें भी ज़्यादा नहीं, 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी में थे। लेकिन इस वाले एग्जाम से हमारे काफ़ी बच्चे निकलने लगे। वीडियो वीडियो जो भर्ती रद्द हुई उसमें भी लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लिए थे, जो भी हमारे पेड ग्रुप थे या पेड टेस्ट सीरीज थी उनसे। बट वो रद्द हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हुई। हालांकि अभी उसका री एग्ज़ाम होगा, जल्द ही उसका कैलेंडर आने वाला है। आप तो सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत लंबा यहाँ पे प्रवचन हो गया, आप शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लिखा आज का टेस्ट, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके से शुरुआत करते हैं भाई। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड जीके। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक कौन है? ठीक है, तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक है भैया एटकिंसन महोदय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैं ज़्यादा देखिए डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। राज्य का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी राज्य में देखने को मिलती है फूलों की घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर्स में। ठीक है, जिसको साफ नहीं दिख रहा दोस्तों, वो थोड़ा अपने क्वालिटी को इंप्रूव करो। पिक्चर क्वालिटी को कम से कम आप लोग 360 पिक्सल करो या 480 करो, तब आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों थोड़ा शेयर भी कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, जौनसार बावर के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान से यौधेय शासकों की मुद्राएं मिली हुई है? तो यौधेय शासकों की मुद्राएं मिली है जौनसार बावर के अतिरिक्त आपका लैंस डाउन से। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आसंती देव कहाँ का शासक था? तो आसंती देव जो था दोस्तों, ये आपका जोशीमठ का शासक था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जोशीमठ। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका नेम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रोफेशन दिया गया है, तो बताना है कौन सा गलत है। स्नेह राणा देहरादून की क्रिकेटर हैं, ठीक है। निर्मल पांडे अभिनेता थे, बिल्कुल सही है। अनिल जोशी पर्यावरण से संबंधित है, सही है। हर्षवंती बिष्ट मुक्केबाजी, ये भाई गलत हो गया। हर्षवंती बिष्ट जो है ये पर्वतारोही है। ठीक है, क्या है? पर्वतारोही। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, इनमें से एक भाषा विज्ञानी कौन है? तो बताइए इनमें से भाषा विज्ञानी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इनमें से एक भाषा विज्ञानी हो जाएंगे आपका त्रिलोचन पांडे जी। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है भैया कत्यूरी शासन को। ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिए, परमार वंश का जो पहले का परमार वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? प्रद्युमन शाह, जो कि खोड़बुढ़ा के युद्ध में गोरखाओं के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा कि उत्तरवर्ती पवार शासन का अंतिम शासक कौन था, तो उत्तरवर्ती में आपका मानवेंद्र शाह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों को समझना है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला देखिए, खलंगा युद्ध में गोरखा वीर कौन था? तो खलंगा युद्ध में गोरखा वीर जो था दोस्तों, इसका नाम था बलभद्र थापा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देवप्रयाग स्थित जो हमारी संस्कृत पाठशाला है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो देवप्रयाग की जो संस्कृत पाठशाला थी, ये भवानी शाह जी ने बनाई थी पहले। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2022 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2022 में किया गया था दोस्तों, राइट आंसर है बसंती देवी, माधुरी बरथवाल, वंदना कटारिया, उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखिए, आपने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देखा होगा दोस्तों, उसमें आयोग ने कितना पुराना पुराना पूछ लिया, देखा? तो आयोग ये भी खेल खेल रहा है कि वो बहुत पुराना पूछ दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है।
होम रूल लीग देहरादून में स्थापित हुआ था दोस्तों 1918 में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौवां भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त किया गया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1863 में, 1863 में। ठीक है, 1863 में हुआ था विकेट बंदोबस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसको, तब तो साफ दिखने वाला है। चलिए कहाँ पे पहुंचे थे हम, विकेट बंदोबस्त में। ठीक है, तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ था दोस्तों आपका 1863 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री किसे कहा गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री बोला गया है आपका वृहत हिमालय को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृहत हिमालय को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वृहत और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है? तो वृहत और मध्य हिमालय के बीच में आपकी गुजरेगी MCT। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोलते हैं, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मानवेंद्र साह टिहरी से कितनी बार सांसद रहे थे? तो मानवेंद्र साह उत्तरवर्ती पवार शासन के अंतिम शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था। कई बार क्वेश्चन भी बनता है। और मानवेंद्र साहब अपनी सीट से 8 बार विधायक सांसद रहे थे, माफ कीजिएगा सांसद। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध के लिए किस वर्ष सोवियत संघ ने सहयोग किया था? तो सोवियत संघ ने सहयोग किया था टिहरी के लिए 1986 में। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी? तो 1972 में स्वीकृति मिली थी, याद रखिएगा। और THDC आता है, कई बार पूछा था, 1988 में स्थापना हुई थी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। नैनीताल में पहला भूस्खलन कब हुआ था? तो 1867 में पहला भूस्खलन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद भयंकर भूस्खलन पूछता है तो 1880। दोनों क्वेश्चनों को समझना है, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ। नैनीताल में पहला भूस्खलन पूछेगा तो 1867, और इसी टाइम पे बनी थी हिल साइड सेफ्टी कमेटी। और भयंकर भूस्खलन हुआ था 1880 में। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये हमारे सत्येंद्र सिंह भंडारी टीचर हैं, इनको किया गया था। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर आक्रमण किया सबसे पहले कीर्ति चंद ने। ठीक है, अजय पाल के टाइम पीरियड पे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थापित हुआ था 1983 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। चलिए आगे बढ़ेंगे, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया जो है रिलेट करती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हॉकी से रिलेट करती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी गंग नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? देखिए पूरा पूछ रहा है। तो ऊपरी गंग नहर की शुरुआत होती है 1842 से, और ये पूरा होती है 1854 में, 1854 में। और इसका उद्घाटन करने कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी आया था उसमें। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी मैंने आपको पढ़ाया ना, चचेरा भाई था, कजिन था किसका? हेनरी रैमजे का। और इस समय तक रैमजे अभी आया नहीं था कमिश्नर के पोस्ट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 1856 में आता है रैमजे। यहाँ पर उसमें कौन था आपका? 54 की बात हो रही तो पैटर्न होगा उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऊपरी गंग नहर 1854 में बन के पूर्ण हुई थी। और इसका जो डिजाइनर था वो PV कॉटले था, जिसको आधुनिक भगीरथ भी बोला है हमारा, किसने? बलोदी जी ने। अगला है, किस वर्ष कोटद्वार को नजीबाबाद रेलवे लाइन से जोड़ा गया? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1897, ऑप्शन बी। 80 साला बंदोबस्त किसे कहा जाता है? तो 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है आपका 1823 के बंदोबस्त को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 1823 का जो बंदोबस्त था, ये आपका देखिए विक्रम संवत जो है 57 साल आगे होता है। तो ये 1823 में 57 जोड़ेंगे तो 1880 हो जाएगा। इसीलिए इसको संवत 80 का या 80 साला बंदोबस्त कहा जाता था। ये 5 साल के लिए था, इसको इसको 5 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये ट्रेल के टाइम पर हुआ था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा। खुदेड़ किस प्रकार का गीत है भाई? खुदेड़ जो होता है ये आपका सीजनल गीत है, यानी कि ऋतु गीत है। ठीक है, ऋतु गीत में खुदेड़ गाया जाता है। जैसे कि मायके की याद आती है ना किसी लड़की को, उस समय वो खुदे खुदेड़ गीत भी गाते हैं। कई बार देखिए आपने सुना भी होगा, एक सॉन्ग है उत्तराखंड में कि जैसे अभी अभी का जो टाइम चल रहा है, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में फूलदेई पर्व मनाते हैं हम। और बसंत ऋतु में ही दोस्तों आपका जो कोयल होती है और कुकू होती है, जो काफल वाली चिड़िया होती है, बड़ा अच्छा गाती है वो। तो इसी से संबंधित एक सॉन्ग भी आपने कई बार सुना होगा, जिसको खुदेड़ गीत में ही रखा जाता है। घुघुती घुरैन लागी मेरो मैत की, बोडी बोडी आ गए ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। यानी कि जो अभी ये चैत्र का महीना चल रहा है दोस्तों, इसी में घुघुती जो है घुराने लगती है जंगलों में, जिससे क्या होता है कि मायके की याद और तीव्र हो जाती है महिला की। और इस प्रकार के गीत जिसमें विरह की भावना होती है, खुदेड़ गीत कहलाता है। और ये एक सीजनल गीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का है तीसरा स्थान। ठीक है, पहले स्थान पे हमारा कर्नाटक,
दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है हमारा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अलकनंदा के तट पर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा के तट पर है श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पंच केदार कौन सा? देखिए पंच केदार पूछ रहा है, तो पंच केदारों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हमारे केदार है दोस्तों वो है तुंगनाथ, ठीक है। अगर चार धामों की बात हो, ध्यान से समझिएगा इसको, चार धामों की बात हो तो फिर इसमें केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन पंच केदारों में तुंगनाथ, और सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर कौन सा होगा? वो भी तुंगनाथ होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुंगनाथ कहाँ पे स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था? तो मौलाराम के चित्र को दुनिया के सामने रखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। आगे बढ़ेंगे, खटीमा कांड कब घटित हुआ था? तो खटीमा कांड हुआ था आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1994 को। इसी के एक दिन बाद मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गणेश और व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो गणेश और व्यास गुफा की लोकेशन है माणा, ठीक है, माणा के निकट ही आपको दिखेंगे बद्रीनाथ में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? तो ये 1871 में शुरू हुआ था। इसको शुरू करने का श्रेय जाता है डिबेटिंग क्लब को। उत्तराखंड में संगठित होने वाला पहला सामाजिक क्लब था डिबेटिंग क्लब, 1870 में ये संगठित हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में गढ़वाल से किसने भाग लिया? तो गढ़वाल से जगमोहन नेगी थे, रामप्रसाद नौटियाल थे, प्रताप सिंह नेगी थे, बहुत से लोग थे, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। किस जनपद के धसपड़ गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 मिला? तो जल प्रबंधन में उचित कौशल के लिए हमारे नए अल्मोड़ा जनपद का एक गांव है धसपड़ गांव, ठीक है, दनिया के आसपास है, तो इसको मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है उत्तराखंड की? तो उत्तराखंड में देश की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 0.89% पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। यानी कि 1% पॉपुलेशन भी नहीं है भारत के लिहाज से हमारे राज्य की, केवल 0.89% है, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन जो कि माणा में स्थापित हुआ था, चर्चा में था, करंट का क्वेश्चन था पिछले 2 साल पहले। टिहरी बांध को योजना आयोग ने किस वर्ष स्वीकृत किया? अभी ऊपर मैंने आपको बताया 1972 में स्वीकृत किया। टिहरी बांध को राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो 2006 में, ठीक है, राष्ट्र का गांव इसलिए कहा जाता है। राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी किस जनपद में बन रही है? तो ये आपका उधमसिंह नगर में बन रही है दोस्तों, खटीमा में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस शहर में पहला ड्रोन कौशल सम्मेलन हुआ? आप जीएस के क्वेश्चन आ गए, उत्तराखंड के क्वेश्चन खत्म हो गए। तो 2022 में पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण जो सम्मेलन था दोस्तों, ये आयोजित किया गया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चेन्नई में। किस काल में गांधार चित्रकला शैली चरम चरम पर थी? तो गांधार चित्रकला सबसे ज्यादा फली फूली थी किसके टाइम पर? कुषाणों के टाइम पर, ऑप्शन ए। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापता है अमीटर। विद्युत धारा को उत्पन्न कौन करता है? जनित्र या जनरेटर, जो कि कनिष्ठ सहायक में पूछा गया आपका, ठीक है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि साइंस के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डेली लाइफ में जो साइंस है, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज होता है, जनरल स्टडीज में साइंस के या स्टैटिक पोर्शन में साइंस के क्वेश्चन कुछ आयोग रखता है जो कि अमूमन बनते हैं, ठीक है। आप पूछ पिछले एग्जाम देख लो, पटवारी के पेपर में और पुलिस के पेपर में, जहां पर साइंस नहीं थी लेकिन दो चार क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे थे आयोग ने, वो क्योंकि डेली लाइफ का साइंस होता है, जीएस के अंतर्गत उसको रखा जाता है, ठीक है। वो पर्यावरण से क्वेश्चन हो सकता है, वो आपका साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, और जनरल साइंस का भी नॉर्मली क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा उसमें, जैसे कि आपका इसमें आया था कनिष्ठ सहायक में, स्पेशल जिसमें साइंस होती है वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, 2-3 ही बनेंगे, 2-4 बनेंगे। 2022 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना? 2022 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे भैया किसने? राफेल नडाल ने, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी भैया हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के आसपास था? तुंगभद्रा नदी के आसपास था, क्वेश्चन बनता है। विजयनगर साम्राज्य जब स्थापित हो रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत में किसकी सरकार थी भाई? तो उस समय तुगलक वंश चल रहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, तुगलक वंश, यानी कि उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी के टाइम पीरियड पे विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आपका जो आईसीएआर है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आईसीएआर स्थापित हुआ था 1929 में, ऑप्शन है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है, ठीक है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को इंग्लिश में बोलता है रेटिना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो कैलाश मंदिर बनाया था कृष्ण प्रथम ने।
सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की थी भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस प्रकार की संस्था है? तो पंचायती राज जो है दोस्तों, एक प्रशासनिक संस्था है। यहाँ पे ऑप्शन एक मिट गया है, मैं बता देता हूँ। प्रशासनिक संस्था है ये, ठीक है, प्रशासनिक पंचायती राज, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, संरचना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त किया गया? तो भारत परिषद की समाप्ति होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन डी। समान नागरिक संहिता किस भारतीय राज्य में लागू है? तो देखिए, कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है दोस्तों सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, और ये आर्टिकल 44 में मेंशन है, और इसको इंप्लीमेंट करने वाला भारत का अभी तक का एकमात्र राज्य है गोवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों का प्रसरण का मतलब क्या है? फैलाव। तो यानी कि खाने की सुगंध, इत्र की महक, अगरबत्ती की खुशबू, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सभी, खाने की सुगंध भी दूर से आ जाती है, देखिए इत्र की महक भी दूर से आ जाती है, अगरबत्ती की खुशबू भी। तो ये क्या होता है कि गैसों का प्रसरण है, मतलब गैस क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क दोस्तों, जिसको हम जानते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एंड ये स्टेबल हुआ था 1985 में, 1985 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, वो हमेशा काम करेगी किसके अधीन रहकर? विधान पालिका के, ठीक है, सरकार के नीचे रहकर। एग्जीक्यूटिव में नौकरशाह आ जाता है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। आईएएस से लेकर ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं, वो किसके नीचे काम करते हैं? राज्यों में राज्य सरकार के नीचे, केंद्र में केंद्र सरकार के नीचे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या है? एक विधान पालिका का उदाहरण है। भारत में तीन चीजों से बनकर पूरा संरचना बनी है ना हमारा, एक है न्यायपालिका जुडिशरी, दूसरी हमारी विधान पालिका हो गई, तीसरी हो गई कार्यपालिका, है नहीं? तो इन तीनों के से हमारे क्या बनता है? पूरा देश बना हुआ है, स्ट्रक्चर में बधा हुआ है, समझ पा रहे होंगे ना? ये चीजें हैं दोस्तों, विधान पालिका राइट आंसर है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस बार्ड को इजाद करने वाली कंपनी कौन सी है? तो बार्ड जो है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किसका? गूगल का, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। गूगल ने डेवलप किया है इसको। आजकल देखिए चैट जीपीटी बहुत ज्यादा फेमस है, चैट जीपीटी भी पूछ सकता है। चैट जीपीटी आई थिंक इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एक बार इसको चेक कर लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया आई थिंक, चैट 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 जीपीटी को, ठीक है। तो चैट जीपीटी आने से बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही है ना, इससे बहुत नौकरियों पे खतरा है, ऐसी वैसी बातें हो रही है। तो वास्तव में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा हावी हो जाएगा दोस्तों, तो नौकरियों पे खतरा है। भारत में संविधान का रक्षक कौन है? अभी देखिए कनिष्ठ सहायक में आपका क्वेश्चन बना था, उसमें पूछा था कि भारत में जनता के पैसे का रक्षक कौन है। तो भारत में जनता के पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है भैया? जो ऑडिट करता है। ऑडिट कौन करता है भारत सरकार के सभी व्यय को? वो करता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये हमारे भारत का जो पर्स है, बटुआ है भारत की जनता का, या भारत की जनता का धन है, उसका संरक्षक है कैग। वैसे ही भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी एक रक्षक है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। रेजिन क्या है? रेजिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेजिन एक टाइप का मेलवेयर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 2022 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2022 की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी दोस्तों, इसमें भारत की बहुत खराब रैंक थी, 150वीं, ठीक है। हालांकि मीडिया आज की डेट में मीडिया नहीं रह गया, एक हिसाब से इस रैंक को हम ऐसा भी नहीं बोलते कि जस्टिफाई नहीं कर रहा, जस्टिफाई कर भी रही है रैंक, क्योंकि कुछ चैनल तो आपने देखा ही होगा, बिके हुए हैं चैनल, कुछ दिखाते हैं वो, कुछ चल रहा है देश में, जो चीज़ें हैं बेसिक, जो मुद्दे हैं वो कोई दिखाता नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लिटन ने प्रतिबंध लगा दिया था भाई भारतीय समाचार पत्रों में, ठीक है। उसके बाद मेटकॉप आता है, इसलिए मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन स्थल कहाँ था? तो इस बार का जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस था दोस्तों, 9 जनवरी को, 9 10 को ये मनाया गया था, और इसका वेन्यू था इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये तो सबको ही पता होगा ना। प्रवासी दिवस हम तब से मनाते जब से गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। तो एनआरआई जो हमारे लोग होते हैं, इंडियन लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक हिसाब से डे सेलिब्रेट होता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कनिष्ठ सहायक में भी पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस सेटों में भी था। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन निकले थे। और प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं यार कि जो प्रैक्टिस सेट आप बनाओगे, क्या पूरा पेपर इसी से आएगा? अगर ये गारंटी दोस्तों आईएएस पीसीएस के नामी गिरामी लाखों रुपए फीस लेने वाले इंस्टीट्यूट भी देते ना, वो भी फेल थे। लाखों रुपए फीस लेते हैं आजकल आईएएस पीसीएस की जो कोचिंग कराते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनका भी जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो भी धराशायी हो जाता है, उसमें से भी कुछ नहीं आता कई बार। तो क्या वो गारंटीड है? इंसान की लाइफ भी गारंटी में नहीं आती दोस्तों। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट में क्या बोला आपको, आप एक अच्छे प्लेयर हैं,
आप अगर नेट प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप पिच पर और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पूर्व की एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए प्रैक्टिस सेटों को इस हिसाब से देखें। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कई बार आपको याद होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान इसका हिंदी में नाम है। इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर बनाया था? तो नटराज मंदिर बनाया था भैया, ये चोल शासक था, इसका नाम था परांतक प्रथम। ऑप्शन बी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा इनमें से दिए गए विकल्पों में ओडिशा हो जाएगा। 2022 में जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये कोचीन था या कोच्चि, केरला का। ठीक है, ऑप्शन है। भारत की जीडीपी में वर्तमान में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान है? तो हमारे देश की बात हो रही है यहाँ पे। देश में जो हमारी जीडीपी है ना, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसको कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पादन। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है हमारे देश में सर्विस सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक है, भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मूल्य वर्धित जो कर होता है वो किस पे आरोपित होता है? तो मूल्य वर्धित जो कर होता है ना, जैसे वैट था, वैट एक मूल्य वर्धित कर था, इसी को रिप्लेस किसने किया? जीएसटी ने। जीएसटी जब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में, तो एक देश एक टैक्स का नारा दिया गया। जीएसटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, कब से लागू हुआ नीति आयोग की तरह? 1 जुलाई 2017। उससे पहले वैट लागू हुआ था 2005 में, वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको मूल्य वर्धित कर कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये लगता था दोस्तों उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य जितने भी चरण होते थे वहां पे लगता था। यानी कि उत्पादन, किसान ने कुछ चीज पैदा की, उसके बाद उससे लेने वाला जो वेंडर है उस पे, वो वेंडर ने उसको पैकिंग किया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको रिटेलर को दिया तो वहां तक, रिटेलर ने कंज्यूमर को भेजा तो वहां तक। यानी कि हर चरण पे वो टैक्स लगा, दैट इज कॉल्ड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड जीएसटी क्या होता है आजकल दोस्तों? जीएसटी आपका दो चरणों पे भी लगता है, जैसे कि वेंडर ने लिया, दूसरे वेंडर को दिया, तो वहां पे इनपुट आउट क्रेडिट का भी एक सिस्टम होता है। अभी बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, इकोनॉमी वैसे भी सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन मूल्य वर्धित कर जो था प्रत्येक चरण पे था। जीएसटी में थोड़ा बहुत इसमें आपको अलग देखने को मिलेगा। और जीएसटी जो होता है संपूर्ण टैक्सेस के स्लैब हैं एक हिसाब से पहले से डिसाइडेड। इसमें क्या होता था, वैट में आपका अलग अलग तरीके से टैक्स होता था। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किस देश के नागरिक को दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनेगा भैया यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो ये हो गए भैया क्वेश्चन आपके जीएस के खत्म। अब है हमारे किसके, हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऐसी संज्ञा जिससे भाव दर्शाते हैं। संज्ञा के 5 भेद है, आपने वैसे तो 3 होते हैं, फिर 5 होते हैं हमारे। तो संज्ञा में भाववाचक का जो एग्जाम्पल आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है जैसे कि जहाँ से हमको कोई भाव मिलता है, जैसे कि मित्रता, शत्रुता, वीरता, ये सभी हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो शत्रुता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आप देखिए, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा पुराने सिलेबस में है। ठीक है, नए सिलेबस में आपका कवि परिचय नहीं था, कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में आपका पत्र लेखन नहीं था, पत्रकारिता और जनसंचार नहीं था, फोन्ट वाला नहीं था टॉपिक। लेकिन पुराने वाले सिलेबस से ही आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बनने वाला है। यानी कि आप फिर से हमको कवि परिचय, हिंदी फोन्ट और पत्रकारिता और जनसंचार, कार्यालयी पत्र वगैरह सब हमने पढ़ने पड़ेंगे, कवि परिचय वगैरह। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बनेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में वाराणसी में, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 1957 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संसदीय राजभाषा समिति 1957 में बनी थी, और इसको पंत समिति भी कहा जाता है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी इसके क्या थे, आपका अध्यक्ष थे इसके। इन्होंने पंत प्रतिवेदन हमारा फिर प्रस्तुत किया था। हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी जो है दोस्तों भारत की केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हमारी ऑफिस की, मतलब यानी कि पत्रिका, औपचारिक जो राजभाषा है उसके रूप में दर्ज किया गया है इसको। ठीक है, ना कि ये केवल राष्ट्रभाषा है, ये ध्यान रखना। ये केवल और कार्यकारी जो हमारे ऑफिस की कार्यकारी चीजें, जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनमें यूज करा जाता है, तो इसलिए राजभाषा है हिंदी भारत की, अनुच्छेद 343। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका भारत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में। इनमें से तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? देखिए, हिंदी में आपके विराम चिन्ह अलग अलग, उनको आपने देखना पड़ेगा दोस्तों। उन्हीं में से एक तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। तुल्यता का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कंपैरिजन का चिन्ह क्या हो जाएगा? बराबर। बराबरी को तो कंपैरिजन बोलते हैं ना, तुल्यता। यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा पल्लव रचना को, ऑप्शन है।
गमला किस भाषा का शब्द है? तो गमला आपका शब्द है पुर्तगाली भाषा का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गमला हो गया, पपीता हो गया, आलपिन हो गया, बाल्टी हो गया, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द है। महादेवी वर्मा कृत पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना देखिए पथ के साथी, और ये एक प्रकार का संस्मरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मन्नू भंडारी की इनमें से कौन सी एक रचना है दिए गए विकल्पों में? तो मन्नू भंडारी की रचना है इसमें कलवा, ऑप्शन डी। पशु चर रहे हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? तो पशु को देखिए भैया इसने अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो पशु क्या है, संज्ञा का कौन सा भेद है? तो पशु से हमको पूरे पशुओं की एक जाति का बोध होता है। पशु कहने में क्या होगा, एनिमल, पूरे जाति का बोध हो रहा है ना पशु जाति का। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है? तो इनमें से सदैव एक वचन में जो शब्द प्रयोग होगा वो हो जाएगा सामग्री, ऑप्शन सी। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए तद्भव तत्सम से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, और यूके पीएससी का भाई हिंदी के पैटर्न में एक चीज गांठ बांध लो, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा इनमें। देखिए तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो बने लेकिन बाद में थोड़ा उनका रूप बिगड़ गया, ठीक है। तत्सम डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं, और जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता वो देशज शब्द कहलाते हैं, पता नहीं कहाँ पैदा हुए। तद्भव शब्द हो जाएगा दिए गए विकल्पों में राइट आंसर इसका अटल, ठीक है, अटल इसमें तद्भव हो जाएगा, बाकी तो ये सब तत्सम है। घनघोर घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो घनघोर घटा यानी कि बहुत भयंकर बादल आए थे, उनका घमंड घट गया क्योंकि बहुत तेज हवा चली और बादलों को रफू चक्कर कर दिया हवा ने, ठीक है, यानी कि घनघोर घटा बरस नहीं पाए और चले गए सूखे ही वापस, इसलिए घनघोर घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब है बादल, एक घटा का मतलब है आपका कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द प्रयोग होता है किसी पंक्ति में और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहां पे होता है यमक अलंकार, ठीक है, जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। इसके अलावा और भी है बहुत से इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। तो घनघोर घटा का घमंड घटा, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है, यमक अलंकार है। इनमें से क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? नेताजी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा इस वाक्य में क्या है भाई? नेताजी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा इसमें हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ठहरना, ठीक है। तो ठहरना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है इसमें। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए एक शब्दांश क्या होगा? तो गुरु के समीप जो रहता है उसको कहते हैं अंतेवासी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अंतेवासी। पूर्वकालीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो पूर्वकालीन का विलोम हो जाएगा उत्तरकालीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था पूर्वकालीन जो पंवार अंतिम राजा था कौन था? तो अंतिम पूर्वकालीन राजा था पंवार राजा प्रद्युमन शाह। ऐसे में बोलूंगा उत्तरकालीन अंतिम पंवार राजा कौन था? तो उत्तरकालीन जब दोबारा टिहरी में पंवार वंश स्थापित होता है तो अंतिम कौन हो जाएगा? मानवेंद्र शाह। तो पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन, ठीक है। इनमें से कलश का पर्यायवाची कौन सा है? तो कलश का पर्यायवाची दिए गए विकल्प में हो जाएगा कुंभ। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए माथा ठनक गया बोलते हैं, अरे यार मेरा तो माथा ही ठनक गया, ठीक है। तो माथा ठनकना यानी कि शक हो जाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक हो जाना। किसी घटना कार्य और योजना के संबंध में पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है? तो किसी भी देखिए घटना हो कार्य योजना उसके संबंध में जो भी पूछताछ हुई होगी ना उसके बाद जो विवरण तैयार किया जाएगा संबंधित विभाग या ऑफिस के द्वारा, इस विवरण को कहा जाता है प्रतिवेदन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन, ठीक है। ऑप्शन बोलते हैं ना प्रतिवेदन लगाइए प्रत्यावेदन लगाइए, यही हुआ पूछताछ करें। जैसे आरटीआई, आरटीआई भी एक प्रकार का प्रत्यावेदन ही तो है, जिसमें हम पूरे कार्यों की समीक्षा मांगते हैं संबंधित विभाग से, ठीक है। तो उस विभाग को हम बोलते हैं ना ये घटना कार्य या योजना के संबंध में पूछताछ करते हैं वो उसका रिप्लाई करते हैं, तो दैट इज प्रत्यावेदन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हो गए भाई हिंदी के 20 क्वेश्चन खत्म। अब हम देखेंगे इसमें कंप्यूटर और रीजनिंग के हैं। देखिए इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से जो होगा दोस्तों वो नहीं हो जाएगा। लाइनएक्स तो होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें एक एप्लीकेशन हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी? देखिए 30 मिनट में जो घड़ी की घंटे की सुई है ना वो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 डिग्री। और 1 घंटे में अगर पूछा जाए 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो कितना घूमती है? वो 30 डिग्री घूमती है। दोनों चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है यार, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना कि इतने बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है 30h माइनस 5.5 मिनट, ठीक है, यानी कि 30 को गुणा करना पड़ता है आवर से और 5.5 को गुणा करना पड़ता है मिनट से, और इसमें से इसको घटा दो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ तब समझ में आएगा तुम्हें।
तो इसको समझिए, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि 8:15 में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8:15 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा, तो 8 क्या हो गया, घंटा हो गया, 15 क्या हो गया, मिनट हो गया। 8 को गुणा किससे करेंगे, 30 से। तो मैंने क्या बोला, 30h, यानी कि 30 × 8 माइनस 15 × 5.5, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। तो देखिए 30 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 × 24, 240, ठीक है। और यहाँ अगर बात करेंगे 15 × 5.5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, यानी कि 82.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 82.5, आप 240 में से इतना घटा दो, तो 8:15 में भैया इतने एंगल का कोण बन जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे 3 बचा आपका, तो 3, ठीक है। तो 13 में से हमारा 8 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माफ कीजिएगा, 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 3, हमने एक घसीट लिया यहाँ से, 13 हो गया, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बचा 157.5 डिग्री का कोण बनेगा 8:15 बजे। तो ये फॉर्मूला लगता है। हालांकि 90% तक ये काम करता है, कुछ कुछ टाइमिंग में ये काम नहीं करता, लेकिन अमूमन ये काम करता है, ध्यान रखना। निम्न श्रृंखला में विषम पद कौन सा हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं कराऊंगा नहीं बोला था, चलिए, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। करा ही देता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सीरीज दी गई है एक आपको, इसमें एक विषम पद बताना है, यानी कि गलत पद कौन सा हो जाएगा। तो यार ध्यान से अगर हम इस पद को देखेंगे भाई, 258, यार इसमें क्या कर रहा है, देखिए 258 का आधा कर रहा है, 258 का आधा कर रहा है, यानी कि कितना हो जा रहा है, 12×2 = 24, और 2×9 = 18, 129 धन 1, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, पहले पद का आधा करके उसमें एक जोड़ रहा है। ऐसे 130 का आधा कितना हो जाएगा, 130 का आधा 65 होगा, 65 में एक जोड़ा 66, 66 का आधा 33, 33 में एक जोड़ा 34, 34 का आधा कितना गया, 17, 17 का 17×2 = 34, और एक जोड़ दिया 18, ठीक है। ये भी 18 का आधा कितना हुआ, 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पे 8 की जगह 10 होना चाहिए, तो एक पद इसमें 8 जो है गलत है भाई, ये ऑप्शन 8 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 8 वाला जो पद है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से अस्थाई मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से देखिए अस्थाई मतलब आपका टेम्पररी मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाएगा रैम। नो डाउट इसमें रैम इसका सही उत्तर है, ठीक है। रैम इसमें टेम्पररी मेमोरी है। एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए नवाजुद्दीन ने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। तो नवाजुद्दीन का उस स्त्री से क्या संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बोला सॉल्यूशन इसका मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर उत्तर की बात करें तो आंसर इसका दिया गया है बुक में, सिस्टर, ठीक है। आप बना लीजिएगा इसको। निम्न श्रृंखला को पूरा करो, फिर से एक सीरीज दे दी गई है आपको, 3, 2, 7, 6, 11, ठीक है। इसमें सही उत्तर बताना है। तो देख लेते हैं, सीरीज तो देखने में थोड़ा ठीक ही रहता है, इतना तो हम कर ही लेंगे। 3 से 2, ठीक है, यानी कि 3, 2, 7, 6, 11, क्या लॉजिक लगेगा भाई इसमें, ठीक है। तो 3 और 4 7, 4 3 7, 2 और 4 6, +4 +4 कर रहा है भाई दोनों पदों में, ठीक है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, तो अगला पद मेरे हिसाब से होगा 6 धन 4, तो 6 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 6 4 10 होना चाहिए। तो आए मेरा आंसर तो 10 है इसमें, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो बताइएगा कमेंट में। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट होता है भैया आपका कितने MB, 1024 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा। अब यार ये तो बनाना पड़ेगा ना। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। 1 से 26 तक की अभाज्य संख्या अब आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। वैसे देखा जाए तो 1 से 26 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती हैं, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, फिर 7 होगा, 7 के बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 9, 19 होता है। अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं ना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इतने लेटर इनको हटा दो भाई, कितने हट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्रम के हट गए। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा ये करके, और इसके बाद आपका मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, R, ठीक है। करके देख लेना आप लोग, मतलब दो, यानी कि बी को हटाना पड़ेगा हमको। बी के बाद हमको किसको हटाना पड़ेगा, सी भी हट जाएगा इसमें। और फिर उसके बाद पांचवें में कौन सा होता है, A B C D E भी हट जाएगा। जो भी अभाज्य संख्या क्रम में जो हमारे अल्फाबेट होंगे उनको हटा दो आप। उसके बाद फिर ये जो पूछ रहा है वो देख लो आप, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछा है कि 11वें स्थान पे क्या होगा ना ये वर्णमाला में, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। इनमें से वेब ब्राउजर नहीं कौन सा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, देखिए। वेब ब्राउजर क्या होता है, जहाँ पे हम जाके जिस एप्लीकेशन पे जाके नेट सर्फिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर।
गूगल, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। गूगल तो नहीं, गूगल तो सर्च इंजन होता है, इनमें राइट आंसर यही हो जाएगा। केवल गूगल दिया है ना। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन जहाँ पर सभी सूचनाओं को हम सर्च करते हैं, उसने भंडार किया हुआ है, ये सर्च इंजन है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सभी ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, कितने त्रिभुज हैं, देखिए त्रिभुज बताना है इसमें। तो त्रिभुज बताओ भाई, इसमें कितने हो जाएंगे। तो इसमें त्रिभुज देखिए, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन चौको बारह, तीन पंचे 15, तीन छक 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24। 24 तो ये हमारे उस हिसाब से हो रहे हैं जो हम काउंट करते हैं, जैसे कि ऐसे त्रिभुज है ना। ऐसे त्रिभुज में देखिए आपको एक लिखना है, दो लिखना है। तो और इसमें इस वाले फिगर में कितने हैं टोटल त्रिभुज, तो तीन त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर बड़ा त्रिभुज आता है देखिए, फिर और ऐसे आता है, मान लीजिए ऐसा, ऐसा आता है, तो और ऐसा आता है, तो इसमें भी आपको नंबर लिख लेना है, एक दो तीन चार, चार भागों में ना, इन सबको ऐड कर लेना आप। ठीक है, 1 2 3 4 को, तो चार तीन सात, सात दो नौ, एक 10, इस वाले त्रिभुज में 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से त्रिभुजों को काउंट करने की एक ट्रिक होती है। रीजनिंग की क्लास आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तीन एकम मतलब छः, छः दूना 12, छः ते 18, छः छः को 24, 24 तो वैसे ही बन रहे हैं। अब उसके बाद हमने और देखना पड़ेगा कि 24 के अलावा इसमें कितने हैं। ठीक है, अब 24 के अलावा मैं इसमें आपका बता देता हूँ। फिर इसमें कुछ बड़े बनेंगे। ठीक है, 24, ये 25, 26, फिर उसके बाद ये बड़ा 27, ऊपर का ये 28। यानी कि इसमें लगभग दोस्तों 36 या 40, इसका राइट आंसर है 36। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि 36 बन रहा है। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने इसमें वास्तव रूप में है। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट 48। मैंने ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में आपको बताया नहीं। मैं पहले ही बता चुका था कि मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे सेशन नहीं करूँगा, लंबा हो जाता है सेशन। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, ये तो बहुत इजी पेपर बनाया मैंने, ये ना सोचिए कि जो फॉरेस्ट गार्ड उसका एक डेमो है एक हिसाब से। फॉरेस्ट गार्ड का जो 26 मार्च से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, मॉडल पेपर, उसका एक डेमो था ये। लेकिन आप ये ना सोचना कि इतना ही इजी बनाया मैंने जो पेपर बनाए हैं। पेपर मैंने थोड़ा इस बार हार्ड बनाया कनिष्ठ सहायक के पेपर को देखते हुए, क्योंकि आयोग की जो भाषा शैली है नए पेपर की, और आयोग का जो पेपर पूछने का क्वेश्चनों का पैटर्न है, वो थोड़ा डिफरेंट है, इस बार चेंज किया है उसने। ठीक है, जिससे थोड़ा डिफिकल्टी हुई। वैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर भी उतना टफ नहीं था। हालांकि रीजनिंग के पोर्शन में जो लॉजिकल, जो हमारा अर्थमेटिक आई थी ना, जो तार्किक अंक अंक गणित जिसको हम बोलते हैं, लॉजिकल अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा कठिन रहे होंगे जिनका सब्जेक्ट मैथ या साइंस नहीं था। ठीक है, उनके लिए रीजनिंग तो फिर भी हो जाते, वो थोड़ा उससे ऊपर थे क्वेश्चन। अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही करे एग्जामिनर। और जीएस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर थोड़ा हार्ड थी दोस्तों, हिंदी ठीक ठाक पूछी गई थी। और उत्तराखंड में भी आर्थिक सर्वेक्षण और पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन था, लेकिन हाँ पैटर्न ऐसा बना है कि बहुत बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी उस पेपर की। इसलिए फॉरेस्ट गार्ड का जो मॉडल पेपर है दोस्तों, वो इसी प्रकार का मैंने बनाने की कोशिश किया, जो 26 मार्च से शुरू होगा। तो आप लोग अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कोशिश करूंगा कि लगातार आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट वगैरह देते रहूं। करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको दूंगा कल परसों, उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी फरवरी तक का। ठीक है, पूरा। और इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको मिड मार्च तक का दे पाऊँ, क्योंकि आयोग 15 20 दिन पुराना करंट अफेयर भी पूछ ही लेते हैं, यूकेपीएससी तो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने जाते हैं आप लोग, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, बाकी यार हमेशा कॉन्फिडेंट रहे दोस्तों, कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ। ये एक पार्ट है लाइफ का, एग्जाम निकालना। और एग्जाम हॉल में जाते तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, मोटिवेट और एनर्जेटिक होकर जाइए, तब जाके एग्जाम की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है निकलने की। और सिलेक्शन के चांसेस और सफलता के चांसेस हमेशा बढ़ते हैं, जो आदमी बिल्कुल पॉजिटिव होके जाता है। पहले डर जाएंगे, घबराएंगे, तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट तो पड़ता ही है। वो किसी भी फील्ड में है, वो केवल एग्जाम के लिए नहीं है। वो सिंगिंग में है, वो आपका डांसिंग में है, वो आपका स्पोर्ट्स में है, कोई भी फील्ड में आप जाइए, डिबेट में जाइए, स्पीच में जाइए, आपको अगर पहले ही नर्वसनेस होगी, आपको एजिटेशन होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होती है। तो ये एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और देखिए जितने भी टेस्ट सीरीज है, जो लोग नए लोग हैं उनको बोल दो भाई 48 आ जाए, इससे पहले भी 47 जो है इसी पैटर्न पे है, वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी सेपरेट टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं यूट्यूब पर ही, हमारी प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और सामान्य अध्ययन की, वो आप देख लो। और ऐसे ही हमारे टेस्ट सीरीज सेपरेट हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे भी हैं, अलग से आप लगाना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको सवाल में डाउट क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।